तो ये कहानी एक ऐसे फॉर्मर निंजा की है जो अपने क्लैन से बगावत कर देता है और अपनी आइडेंटिटी को बदलकर काफी लंबे टाइम से अपने क्लैन से छुपकर रह रहा होता है। लेकिन एक रात वो लोग इसको ढूंढ लेते हैं और इसके घर में घुसकर इसकी पूरी की पूरी फैमिली को इसी की आंखों के सामने मौत के घाट उतार देते हैं। और ये सारे के सारे काफी खतरनाक निंजा होने के साथ साथ कुछ ऐसे हाईटेक सूट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे बड़े से बड़े निंजा को आराम से हराया जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर इन्हीं का सबसे खतरनाक सूट अपने मेन बंदे के हाथ लग जाए। हम इन बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन तभी शहर की सुनसान गली के अंदर ये सारे के सारे लोग उस बंदे को घेर लेते हैं। इसको देखने के बाद ये बंदा कहता है, अरे यार आज तो मैं बुरा फंसा, लेकिन इन सबको मेरा पता कैसे चला। फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो कि उसका पीछा कर रहे थे ये काफी खतरनाक निंजाज होते हैं और उसके बाद ये सारे निंजाज उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये बंदा उस सारे निंजाज से लड़ना शुरू कर देता है और उनके अटैक को भी डॉज करने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उन सारे निंजाज का लीडर आ जाता है जो कि अपने मेन बंदे के गले में एक डिवाइस को फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद इस बंदे की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि निंजाज का लीडर एक डिवाइस निकालता है और इस बंदे की फोटोज क्लिक करने लगता है और जब ये निंजा उसे वेरीफाई करता है तो ये पता लगता है कि इस बंदे की शक्ल वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, यानी कि इस बंदे ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ है। यहाँ से हमारा सीन पलटता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि गाँव के अंदर अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है और उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और एक छोटा सा बच्चा होता है और इस सारे लोग अपने घर के अंदर काफी मस्ती और प्यार से रह रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस बंदे की वाइफ टीवी पर एक न्यूज देखती है जिसमें उसी बंदे के बारे में बताया जा रहा होता है जिसको निंजाज ने मारकर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। ये सब देखने के बाद इस बंदे की वाइफ थोड़ा बहुत घबरा जाती है और ये कहती है कि कहीं ये उन्हीं लोगों का काम तो नहीं। लेकिन तभी अचानक उन दोनों का बच्चा वहाँ पर आ जाता है और इसी बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई तो राज है जिसको ये दोनों छुपा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बंदा अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर सुलाने चला जाता है और उसको सुलाने के बाद वो अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है जिसमें हमें ये पता लगता है इसने अपने घर के चारों तरफ काफी सारे कैमरास लगाए हुए हैं ताकि वो अपने पूरे घर पर निगरानी रख सके। बच्चे को सुलाने के बाद वो दोबारा से अपनी वाइफ के पास आता है और उसकी वाइफ उससे ये कहती है कि जिस तरह इस बंदे को मारा गया है मुझे तो चिंता हो रही है कि कहीं ये वही लोग तो नहीं और ये लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। इन्होंने बस इसके आसपास वालों से कुछ बातें की और इसकी असलियत का पता लगा लिया और इसे मार दिया और ये हमारे लिए काफी ज्यादा चिंता की बात है। तभी वो आदमी ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो लोग हमें कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। जिसके बाद उसकी वाइफ ये कहती है कि कहीं ये शिनिगामी तो नहीं। वो बंदा ये कहता है कि नहीं, ये शिनिगामी नहीं हो सकते, शिनिगामी हमेशा अकेला शिकार करता है और तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी ये लोग कहीं पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से अपने फिंगरप्रिंट भी गायब कर देते हैं ताकि कोई भी इन्हें पहचान ना पाए। ये बंदा अपनी फैमिली के साथ काफी आराम से रह रहा होता है लेकिन उसे डर भी होता है क्योंकि इन निंजाज ने उसको ढूंढने के लिए काफी सारे लोगों को मार दिया है। वो ऑलरेडी 4 लोगों को मार चुके हैं और अभी तक इनका नाम और पता किसी को भी मालूम नहीं होता, इसलिए ये बचे हुए होते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि आज इस आदमी के लड़की का बर्थडे होता है जिसको ये काफी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद वो सारे मस्त सो जाते हैं लेकिन तभी अचानक इस बंदे की आंख खुलती है और ये उठकर अपने कमरे से बाहर जाने लगता है। लेकिन इसकी वाइफ भी उठ जाती है लेकिन ये बंदा अपनी वाइफ को कमरे में रहने के लिए ही कहता है और खुद अकेला नीचे चला जाता है। लेकिन जैसे ही अकेला नीचे पहुंचता है तभी काफी सारे निंजास इस पर अटैक कर देते हैं लेकिन ये बंदा काफी ताकत से उन सारे निंजास को मारने लगता है। तभी अचानक उसे अपने बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है और सारे निंजास को मारते मारते वो अपने बच्चे के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन रास्ते में एक निंजा पहले से उसका वेट कर रहा होता है। वो कुछ जहरीले कांटे उसकी गर्दन पर मारता है जिससे वो बंदा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर हमें सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी इस बंदे के घर के बाहर गाड़ी के अंदर बैठा होता है। फिर हम देखते हैं कि इन कांटों का असर धीरे धीरे उस बंदे की बॉडी पे होने लगता है लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाता हुआ अपने बच्चे की कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर पहुंचता है वो ये देखता है कि इसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ और उसका बच्चा पड़ा हुआ है जिनकी बॉडी से काफी खून बह रहा है और यहाँ पर उन सारे निंजास का लीडर भी होता है जो कि उस बंदे से ये बोलता है तुम्हारी वाइफ ने अपने बच्चे को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की थी मगर। ये कहने के बाद वो अपनी तलवार को सीधा उसकी वाइफ के गर्दन में घुसा देता है। तभी अचानक पीछे से एक और निंजा आकर अपनी खतरनाक तलवार को उस बंदे की कमर में घुसा देता है और ये बंदा अपनी वाइफ और बच्चे को मरा हुआ देख पूरी तरीके से टूट चुका था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जिसके बाद वो बंदा भी नीचे गिर जाता है और उसकी सांसें भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। इससे पहले निंजास कुछ और कर पाते तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसको देखने के बाद ये सारे निंजास वहाँ से भाग जाते हैं और इस बंदे को यहीं पर अकेला छोड़ देते हैं। पुलिस सारे की सारी लाशों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करवा देती है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस बंदे की लाश पड़ी होती है लेकिन तभी अचानक इस बंदे को होश आ जाता है और उठने के बाद ये काफी सारी उल्टियाँ करने लगता है और कुछ दिन के बाद वो बंदा दोबारा से बेहोश हो जाता है। स्टाफ उसका इलाज करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हमें अपने मेन कैरेक्टर का नाम लोगन बताया जाता है और जैसे ही लोगन को होश आता है वो अपनी वाइफ और बच्चे के बारे में पूछता है कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा कहाँ पर है। जब ये डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बच्चा अब मर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद लोगन काफी ज्यादा रोने लगता है। 2 FBI की एजेंसी
निंजास आते हैं, जिनमें से एक का नाम एमा और दूसरे का नाम माइक होता है। जिसके बाद माइक लोगन से ये पूछता है कि क्या तुम उन बंदों को जानते हो जिसने तुम्हारी फैमिली को खत्म किया है। इस पर लोगन कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन वो गुस्से से अपनी बेडशीट को जोर से पकड़ने लगता है। जिसको देखने के बाद माइक लोगन से कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपना कार्ड छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और ये कहने के बाद वो दोनों एजेंट्स यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते टाइम माइक एमा से कहता है कि हो ना हो ये बंदा उन लोगों के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर से जानता है, इसलिए हम दोनों को उस पर नजर रखनी पड़ेगी और हम दोनों बारी बारी से इस पर नजर रखेंगे। अगले सीन में हम लोगन को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर हॉस्पिटल की छत पर बैठा हुआ होता है और एमा उस पर नजर रख रही होती है। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लोगन व्हील चेयर पर अपने बच्चे और वाइफ की लाश को देखने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर जाता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपने एक हाथ में से एक कांटा निकालता है और दूसरे हाथ में बार बार उस कांटे को मारने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि काफी सारे निंजास दोबारा से लोगन पर अटैक कर देते हैं और इस बार लोगन उन सभी निंजास को काफी गंदे तरीके से मारता है। और यहाँ पर हम पहली बार लोगन को एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसके मुंह से काला धुआं बाहर निकलने लगता है और इस काले धुएं के अंदर उसकी पूरी की पूरी बॉडी गायब हो जाती है। इसके बाद हमें बस लोगन का सर दिखाई देता है, जिसके बाद लोगन उन सारी निंजास की गर्दन को एक एक करके काटने लगता है। एमा भी इस लड़ाई के अंदर घुसने की पूरी कोशिश करती है। लोगन एक तलवार की हेल्प से उन सारे निंजास को एक एक करके मौत के घाट उतार रहा होता है और इस बार वो उन सभी को काटते बुरी तरीके से मारता है। वो भागकर लिफ्ट का बटन दबा देता है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर आती है तो उसके अंदर काफी सारे निंजास होते हैं। लेकिन लोगन एक डंडे की हेल्प से उन सारे निंजास को लिफ्ट के अंदर घुसा देता है और उन सभी को वहाँ पर मार देता है। और जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है लोगों ने देखता है कि वहाँ पर भी काफी सारे निंजास उसका पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइक भी वहाँ पर पहुंच जाता है। लोगन ने काफी सारे निंजास को मौत के घाट उतार दिया है और यहाँ पर बस निंजास का लीडर ही बाकी बच चुका है। और जैसे ही लोगन उस लीडर को देखता है उसे अपनी वाइफ और बच्चे की याद आने लगती है, जिसके बाद लोगन पूरी ताकत से उस लीडर पर अटैक करता है। देखते हैं कि वो लीडर दोबारा से उस डिवाइस को लोगन के गले में फंसा देता है, लेकिन इस बार लोगन काफी फुर्ती से उस डिवाइस की रस्सी को काट देता है। जिसके बाद लोगन अपने काफी सारे क्लोन बनाकर उस लीडर पर अटैक करता है और उसे काफी बुरी तरीके से मारता है और उससे ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हें मेरे बारे में जानकारी दी किसने। जिस पर वो लीडर ही कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते। और ये सुनने के बाद लोगन अपने चेहरे पर से एक मास्क को हटाता है, जिसके बाद हम पहली बार लोगन का असली चेहरा देखते हैं। और इस चेहरे को देखने के बाद वो लीडर काफी ज्यादा डरने लगता है और लोगन उसे फाइनली जान से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोगन अपनी वाइफ और बच्ची की बॉडी को देखने के लिए जाता है और वहाँ से वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाने के बाद हम ये देखते हैं कि लोगन अपने घर में से एक बॉक्स को निकालता है, जिस बॉक्स के अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ आता है और साथ में लोगन की वाइफ और उसके बच्चे की असली तस्वीर भी उसके अंदर पड़ी हुई होती है, जिससे हमें यहाँ ये पता लगता है कि लोगन के साथ साथ उसकी वाइफ और उसका बच्चा भी मास्क लगाकर रह रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोगन अपने पूरे के पूरे घर को आग लगा देता है ताकि यहाँ पर कोई भी सबूत बाकी ना रहे। जिसके बाद लोगन उस बॉक्स में से एक रेड कलर का मास्क निकाल कर अपने चेहरे पर लगा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते हम ये देखते हैं कि लोगन इस बार पहले से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। इसके बाद हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता लगता है कि जापान में एक ऐसा क्लैन है जिसके लोग अपनी टेक्निक्स को कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। ये अपने मिशन को किसी भी हालत में कंप्लीट करके ही रहते हैं और मिशन को कंप्लीट करना ही इनकी जिंदगी होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जापान पर एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा निंजा क्लैन एक नई सरकार के अंडर आ जाता है, जिसके बाद अपनी सीक्रेट निंजा टेक्निक्स को दूसरों के साथ शेयर करना भी अलाउड हो जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेक्निक को सीख कर जापान की रक्षा कर सके। लेकिन कुछ लोग इस ऑर्डर को मानने से मना कर देते, जिसके बाद उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि लोगन का असली नाम हाइगन होता है और इसके परिवार को बचपन में ही मार दिया गया था, जिसके बाद लोगन यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें पता लगता है कि लोगन ने निंजास के लीडर को मारा नहीं होता, वो बस उसे पकड़ लेता है ताकि उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। लेकिन लोगन की चोट अभी भी पूरे तरीके से सही नहीं हुई थी और वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और हमें पता लगता है कि ये बूढ़ा आदमी काफी लंबे टाइम से हाइगन यानी कि लोगन के साथ रह रहा होता है और ये लोगन का साथी होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी होता है जिसने अपने चेहरे पर भी एक मास्क लगाया हुआ था। जिसके बाद हाइगन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मास्क लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने हमें पहचानने का कोई और तरीका पता लगा लिया है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी हाइगन की चोट को देखकर ये कहता है कि तुमने तो एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है, तुम जानते हो ना कि इससे तुम मर भी सकते थे। और ये वही टेक्निक थी जिससे हाइगन ने अपने हाथों और पैरों में नुकीली चीजों को मार मार कर उन्हें कुछ टाइम के लिए ठीक कर लिया था ताकि वो निंजास से लड़ सके। और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी हाइगन की कमर पर उस चाकू का निशान देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो ये कहता है कि इतनी चोट लगने के बाद तुम जिंदा कैसे हो? मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारा लक है या फिर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें मरने
तुम्हें सिर्फ बचा रही है और मैं अगर तुम्हारा इलाज अभी शुरू करता हूँ तो तुम्हें ठीक होने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी हाइगन के शरीर पर एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि रात को हाइगन की आंख खुल जाती है और वो उठने के बाद अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे काफी सारा सामान मिलता है और साथ साथ वहाँ पर उसे माइक का कार्ड भी दिखता है, जिसको देखकर हाइगन कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो सीधा निंजास के लीडर के पास जाता है और उसको चाकू से टॉर्चर करने लगता है। वो उसे बार बार चाकू से मारता है, फिर वो शिनिगामी के पेट में चाकू घुसाकर उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। जिसके बाद वो लीडर ये कहता है कि बस बस क्या इतना ही दम है तुम में, तुम ये जानते हो ना कि निंजा को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद हाइगन ही कहता है कि हाँ हाँ चल चल पाकू मसीगा, और वो चाकू घुसेड़ कर उसके अंदर वहाँ से चला जाता है। और इसी तरीके से हाइगन अगले 2-3 दिनों तक उस लीडर को टॉर्चर करता है। जिसके बाद वो लीडर ये कहता है कि इस बात से तुम साबित क्या करना चाहते हो? अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो एक बार में क्यों नहीं मार देते? जिसके बाद हाइगन उसके पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल देता है। जिसके बाद वो लीडर ये कहता है हाँ तुम्हारी बीवी, तुम जानते हो उसका चेहरा कैसा लग रहा था, तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था, काफी कमाल का था। और तुम्हारा बच्चा, उसकी आंखों में काफी डर दिख रहा था, और तुम्हारी बीवी जिसकी आंखों में डर नहीं थोड़ी नफरत और गुस्सा था। और तुम्हें एक कमाल की बात बताऊं कि मैं जितनी बार उसे मार रहा था वो इतनी बार चिल्ला रही थी, जिसको देखकर पता है कितना मजा आ रहा था मुझे। जिसके बाद हाइगन एक माचिस की तीली को जला लेता है और उससे ये कहता है कि मैं अपने बच्चे और अपनी बीवी की यादों को तुम्हारी आंखों में दफना दूंगा, और जब जब तुम्हारे शरीर से ये खाल उतरेगी और तुम्हारी हड्डियां चटकेंगी तो तुम्हें नरक का एहसास होगा। जिसके बाद हाइगन उसे आग लगाकर मार देता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि FBI के जितने भी बड़े बड़े बंदे होते हैं वो इन सारे इवेंट्स को छुपा रहे होते हैं। माइक उनसे बहस भी करता है, लेकिन वो माइक को चुप रहने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद माइक एमा के पास जाकर उससे ये सारी बातें कहता है। एमा उससे कहती है कि FBI के बड़े बड़े लोग इन सारी बातों को दबा रहे हैं, इसका मतलब इन बातों में कुछ तो खास है और हमें चुप रहकर इन सारी बातों की खोजबीन करते रहनी चाहिए। और इसके बाद एमा माइक को ये बताती है कि जब मैंने लोगन की फैमिली के बारे में सर्च किया और उनके बारे में सारी डिटेल्स निकाली तो मुझे ये पता लगा कि ऐसी फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी उनके बारे में जो भी हमारे पास है वो सब कुछ नकली है। फिर हम दोबारा से हाइगन को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। हाइगन के हाथ में एक बटन था जिसको देखने के बाद हाइगन ये सोचता है कि ये बटन मुझे मेरी वाइफ ने दिया था और ये कहा था कि इससे हम सबकी जान बच सकती है। फिर वो अलग अलग जगहों पर जाता है और किसी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाइगन को कहीं भी नहीं मिलता, जिससे हाइगन काफी ज्यादा निराश हो जाता है। निराश होने के बाद वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाती हैं, लेकिन ये दोनों रेस्टोरेंट के मालिक के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। फिर उनमें से एक का ध्यान हाइगन पर जाता है और वो हाइगन के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। ओए छोटू क्या हाल है तेरे? लेकिन हाइगन उनकी बातों को पूरा इग्नोर करता है। तभी वो हाइगन पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी हाइगन उसके हाथ को तोड़ देता है। जिसके बाद वो काउंटर पर पैसे रखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक और पुलिस वाला पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन हाइगन उसकी तरफ मुक्का करता है और मुक्के की हवा से वो पुलिस वाला उड़कर बहुत दूर जाकर गिरता है। खैर ये सब खत्म होने के बाद हाइगन रेस्टोरेंट से बाहर आता है, जहाँ पर उसे पुलिस वालों की गाड़ी दिखती है और ये देखकर उसे माइक का ख्याल आता है। फिर वो माइक को कॉल करने के बारे में सोचने लगता है। अगली सीन में हम माइक और एमा को देखते हैं, जहाँ पर एमा मस्ती से VR के अंदर गेम खेल रही होती है, और एक ऐसी गेम थी जिसे काफी बड़ी टेक कंपनी ने बनाया था, जिसके पूरे शहर में चर्चे थे। तभी अचानक माइक को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। माइक कॉल उठाकर ही कहता है, हाँ कौन हो तुम? तभी सामने से आवाज आती है कि मैं लोगन हूँ। तभी माइक एमा को उसे ट्रेस करने के लिए इशारे करने लगता है। माइक उससे कहता है कि लोगन ऐसा तो कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम हो कौन भाई? असल में माइक उसके ट्रेस होने का वेट कर रहा होता है, लेकिन अभी एमा उसे ट्रेस ही कर पाती उससे पहले हाइगन अपना फोन तोड़ देता है। जिसके बाद हाइगन उसे एक दूसरे फोन से कॉल करता है और उससे कहता है कि ये बच्चों वाली हरकतें मेरे साथ करना बंद करो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर मिलना है तो बताओ। तभी माइक उससे कहता है कि हाँ हम कल मिलेंगे, वो भी एक रेस्टोरेंट में, ठीक है? इस बार भी एमा ट्राई करती है कि वो उसे ट्रेस कर ले, लेकिन उससे पहले ही हाइगन अपना फोन तोड़कर फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइगन उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहा होता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो चारों तरफ पहले ही नजरें दौड़ा लेता है और पूरे रेस्टोरेंट को अच्छे से चेक कर लेता है। फिर हम माइक को देखते हैं जो कि पहले से ही अंदर बैठा हुआ था, और यहाँ का ऑनर भी माइक को अच्छे से जानता है, और वो माइक से ही कहता है तुम्हें यहाँ जिससे भी मिलना है तुम मिल सकते हो, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एक डिलीवरी वाला भी आने वाला है तो उसे पीछे रखे हुए सामान को चेक करने देना, ठीक है? जिसके बाद हाइगन वहाँ पर आ जाता है, लेकिन
हाइगन ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था। हाइगन की वहाँ पर आती ही वहाँ का ऑनर चला जाता है, जिसके बाद माइक उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि तुम ही लोगन हो। जिसके बाद हाइगन उसे लोगन को दिया हुआ अपना कार्ड दिखाता है, लेकिन अब भी माइक उसकी बातों को मानने से इनकार कर देता है। तभी हाइगन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन माइक उसको रोक लेता है और उससे ये कहता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। मुझे लगता था कि तुम पकड़े जाने के डर से यहाँ पर कभी भी नहीं आओगे। तभी हाइगन उससे ये कहता है मैं यहाँ पर ये सब बातें करने नहीं आया हूँ। आजकल जो मर्डर्स हो रही हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? माइक उससे पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया तो क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? जिस पर हाइगन हाँ कर देता है। तभी अचानक माइक उसके ऊपर अपनी बंदूक तान देता है और उससे बोलता है कि फंस गए ना बच्चू, मैंने तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए बुलाया है, तो अब तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे डिलीवरी बॉय आ रहे होते हैं जो कि अपना सामान ले लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, जिसको देखने के बाद माइक उससे ये कहता है कि अपना सामान लो और यहाँ से निकलो। लेकिन तभी वो बंदा हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हाइगन का मास्क नीचे गिर जाता है। ये सब देखने के बाद माइक ये सोचता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। फिर हम देखते हैं कि हाइगन और उस बंदे की फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस बंदे के हाथ में 2 चाकू होते हैं, जिसके अंदर काफी लंबी लंबी चेन बंधी हुई होती है और वो बार बार इन्हीं से हाइगन पर अटैक करने लगता है। हाइगन उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि माइक भी उस बंदे पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वो बंदा माइक की गोली से बचता हुआ माइक के पास जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी हाइगन आकर माइक को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे के अंदर से 2 हाथ और निकलते हैं और अब वो अपने चारों हाथों से हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी हाइगन अपनी एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी कमर में भी 4 हाथ और निकल जाते हैं। जिसके बाद हाइगन उस बंदे को सीधा दीवार पर देकर मारता है। फिर हम देखते हैं कि हाइगन के पीछे एक और बंदा आ जाता है, जो कि उसी बंदे की बिल्कुल सेम कॉपी होता है। फिर ये दोनों मिलकर हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हाइगन साइड में रखी हुई दारू को पी लेता है और अपने मुंह से ड्रैगन की तरह आग निकालता है, जिससे ये दोनों भुन जाते हैं और उन दोनों का टंगड़ी कबाब बन जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हाइगन उन दोनों को मार देता है। इतनी खतरनाक लड़ाई देखने के बाद माइक के तो पसीने छूट जाते हैं और वो हाइगन से ये पूछता है आखिरकार तुम कौन हो और मिस्टर लोगन कहाँ पर है? तभी हाइगन अपनी गर्दन पर एक बटन को दबाता है, जिसके बाद उसका चेहरा दोबारा से लोगन की तरह बन जाता है। इतना सब देखने के बाद भी माइक को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी अचानक वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने सूट बूट पहना होता है और फिर वो एक लॉन्चर से पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को उड़ा देते हैं। लेकिन हाइगन माइक को बचा लेता है। ये सारा कुछ खत्म हो जाने के बाद हाइगन भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान माइक को एक स्लैश लग जाती है, जिसको देखने के बाद माइक ये सोचता है कि आखिरकार ये लोग किस तरह भी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने तो मेरे आर्मर को भी तोड़ दिया, लेकिन इस पर एक भी खरोच नहीं आई। आखिरकार ये कैसे हथियार है? फिर हम देखते हैं कि हाइगन एक बिल्डिंग के ऊपर से माइक पर नजर रख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक कंपनी की एडवर्टीजमेंट चल रही होती है। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जिसने हाइगन को मारने का ऑर्डर दिया होता है। उसके पास एक बंदा आता है, जो कि उससे कहता है कि इस बार भी हाइगन बच गया, हमें माफ करना, हम उसे नहीं मार पाए। इसके बाद हम एक बड़े पॉलिटिशियन को देखते हैं, जो कि अपने गार्ड्स के साथ कार में जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसको एक चीज पीछे से पकड़ लेती है और उसको मार देती है, जिसके बाद कार में काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये काम एक निंजा का है, जिसको हाइगन को मारने का काम भी दिया गया था। जिसके बाद ये निंजा हाइगन की फोटो को देखता है और ये कहता है तो तुम्हें मारना था क्या, और उस फोटो को चाटने लगता है। अगले सीन में निंजा आराम से बैठकर अपना खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर निंजा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर यामाजी आता है, जिसको देखकर ही निंजा कहता है कि पिछली बार तुमने जो मुझे मिशन दिया था ना, वो काफी ज्यादा बेकार था, मुझे उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई और भी मिशन है तो मुझे मत देना, ठीक है, किसी और को दे देना। जिस पर यामाजी कहता है कि तुम मेरी तलवार हो और तलवार की अपनी कोई भी जान नहीं होती। जिसको सुनने के बाद ये निंजा कहता है देखो भाई, मैं एक पुराने निंजा की तरह काम नहीं करता, जो कि शपथ लेकर एक सीक्रेट कोड को फॉलो किया करते थे। मेरे हिसाब से ये सारा कुछ बेकार है। जिस पर यामाजी ये कहता है कि वो लोग जिन्होंने हमारा विरोध किया था वो सारे हमारे दुश्मन है और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी टेक्निक बाहर जाए और इसके बारे में लोगों को पता लगे। जिसके बाद यामाजी उस निंजा को हाइगन के बारे में बताते हैं और हमें ये पता लगता है कि हाइगन जापान के निंजाज में से एक काफी खतरनाक निंजा होता है, जिसने न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उसने बहुत सारी लड़ाइयों को और काफी सारी टेक्निक्स को भी मास्टर किया हुआ है और वो कभी भी अपने टारगेट पर रहम नहीं खाता। ये सुनने के बाद वो निंजा मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद यामाजी ये कहता है हमने हाइगन को पहले भी मार दिया था, लेकिन वो अपने सीक्रेट निंजा आर्ट का इस्तेमाल करके बच गया और ये आर्ट सिर्फ पुराने निंजास को ही पता है। तो इस बार मैं नहीं चाहता कि हाइगन जिंदा बचे और हमें उसके इस सीक्रेट निंजा आर्ट का भी पता करना है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जिस पर ये निंजा कहता है कि अगर वो बंदा खुद मेरे पैरों में गिरकर अपना सीक्रेट निंजा आर्ट बता दे तो कैसा रहेगा, लेकिन शिनिगामी मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। अगले सीन में हम शिनिगामी को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और इसका नाम हमें जाय बताया जाता है। इसके बाद जाय का मास्टर उससे ये कहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी करप्ट हो चुकी है और तुम उन निकाले हुए लोगों को इसलिए मार रहे हो जो कि वो अपने आप पर प्राउड करते हैं और तुम उनसे डरते हो और शायद तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था और तुम्हें तलवार पकड़ना भी मैंने ही सिखाया है। जिसके बाद वो जाय पर अपना सीक्रेट निंजा अटैक फ्लाइंग सोलो करता है, लेकिन जाय उससे काफी ज्यादा तेज होता है और वो अपनी तलवार को अपने मास्टर की छाती में घुसा देता है और उसको मार देता है। मरने से पहले जाय
माइक का मास्टर ये कहता है, मैं तो नर्क में जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि FBI ने इस बंदे को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ लिया है और ये वही बंदा था जो कि उस रात कैफे में था। माइक समझ जाता है कि इस बार भी केस को दबाने की पूरी कोशिश चल रही है। तभी हम देखते हैं कि माइक का बॉस वहाँ पर आ जाता है, जो कि माइक को लेकर बाहर जाता है और माइक को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस केस के अंदर क्यों पड़ रहे हो, तुम्हारा तो रिटायरमेंट का टाइम है, तो तुम छुट्टी लो, मस्ती करो, फैमिली के साथ घूमो फिरो। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हाइगन को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ अपने वेपन्स को तेज कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर माइक की एंट्री होती है। माइक उसे ये बताता है कि रेस्टोरेंट में हम पर जिस बंदे ने हमला किया था उसका हथियार एक खास तरह के मेटल से बना हुआ था और इस मेटल का पेटेंट सिर्फ ओजा कंपनी के पास है। मेरे ख्याल से निंजाज और ओजा कंपनी के बीच कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद हाइगन ही कहता है कि मुझे नहीं पता, उन लोगों ने मेरी फैमिली को मारा है और मैं उन लोगों को एक एक करके चुन चुन कर मारने वाला हूँ। जिसके बाद हाइगन माइक को एक ड्रिंक देता है और ये निंजाज के दोस्ती करने का तरीका होता है और अब वो दोनों एक साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एमा उन दोनों से मिलने के लिए आती है, जिसको माइक ने बुलाया होता है और माइक ने पहले ही उसको हाइफेम के बारे में सब कुछ बता दिया था। हाइगन उसे काफी गुस्से से देखता है। इस पर माइक ही कहता है, अरे अरे डरो मत, ये लड़की भी हमारे ही साथ है। जिसके बाद ये सारे एमा की गाड़ी के अंदर बैठ जाती हैं, जहाँ पर एमा ने एक काफी खतरनाक सुपर कंप्यूटर बनाया हुआ होता है। एमा ये कहती है कि मैंने ओजा कंपनी पर काफी रिसर्च की है और मुझे ये पता लगा है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाते हैं और इसकी कंपटीशन में जो बड़ी कंपनी खड़ी थी उसके मेन बंदे अचानक मारे गए और यहाँ तक कि यूरोप का एक पॉलिटिशियन जिसने अपनी कंट्री के अंदर बाहर की कंपनीज को बैन कर दिया था, वो भी एक्सीडेंट में अचानक मारा गया। और उसके बाद जो नया पॉलिटिशियन बना उसने अपनी कंट्री के अंदर सारी बाहर की कंपनियों को अलाउड कर दिया और उसके अंदर ओजा भी थी। मुझे लगता है ये निंजास का ही काम है। हम देखते हैं कि ओजा कंपनी का CEO अपने साइंटिस्ट के साथ एक नए रिएक्टर की टेस्टिंग देख रहा होता है जो कि 2.2 मिलियन किलोवाट पर सेकंड के हिसाब से एनर्जी जनरेट कर सकता है। और इस सारा कुछ देखने के बाद CEO काफी खुश होने लगता है और वो अपने कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर एक मेहमान उसका पहले से वेट कर रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि यामाजी था, जो कि उसी फोटो दिखाता है जहाँ पर काफी सारे लोग रेस्टोरेंट पर मिसाइल से हमला कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद CEO ही कहता है, ओह तो ये लोग, मैंने इन लोगों को बस अपने हथियारों की टेस्टिंग करने के लिए भेजा था। मेरे बनाए हुए हथियार क्या निंजास के सामने टिक सकते हैं? और वैसे भी वो निंजास अब तुम्हारे साथ काम नहीं करते, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये सुनने के बाद यामाजी उसे गुस्से से लाल आंख दिखाने लगता है, जिस पर वो बंदा ये कहता है, अच्छा ठीक है यार, गुस्सा तो मत करो, मैं आगे से जो भी काम करूंगा उसके बारे में तुम्हें पहले से ही बता दिया करूंगा, अब तो ठीक है ना। और ये सुनने के बाद यामाजी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो ये कहता है कि बेटा अगली बार तुमने अगर ये गलती की ना तो देख लेना तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एमा उन दोनों को ये बता रही होती है कि ओजा कंपनी ने अपने लिए एक अलग से सिटी बनाई हुई है और उनका हेडक्वार्टर भी उसी सिटी के अंदर है और हमें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उस सिटी के अंदर जाना काफी ज्यादा जरूरी है। वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी कार के ऊपर से एक निंजा उनके ऊपर बार बार अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है जो कि उनकी गाड़ी को उड़ा देता है। ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि माइक और एमा दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो निंजा बार बार हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देता है और हाइगन भी उसके अटैक को डॉज करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि उस निंजा के पास एक ऐसा वेपन होता है जो कि बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह होता है। जिसके बाद वो निंजा बार बार इस वेपन से हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देता है और हाइगन को घायल कर देता है। लेकिन तभी हाइगन भी अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हाइगन की कमर में से 4 हाथ बाहर निकल जाते हैं। फिर हाइगन अपने चारों हाथों से वायर को पकड़ता है और उस निंजा को इधर उधर पटकना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वो निंजा हाइगन पर अपने मिसाइल से अटैक करना शुरू करता है, लेकिन हाइगन अपने तलवार से उन सारे मिसाइल्स को काट देता है। लेकिन तभी वो निंजा अपने मुंह में से छोटे छोटे काफी सारे मिसाइल्स को हाइगन के ऊपर लॉन्च करता है, लेकिन हाइगन उन सबसे बचकर अपने तलवार को सीधा उस निंजा के मुंह में घुसा देता है, जिससे उस निंजा का वहीं पर काम 25 हो जाता है। तभी हाइगन उसकी बॉडी पर लगे हुए कैमरे को उतारता है और उस निंजा को सीधा छत से नीचे गिरा देता है। हमें पता लगता है कि ये काम उसी निंजा का है जिसको हाइगन को मारने का काम सौंपा गया है। तभी हाइगन उस कैमरे में देखता है और एक इशारा करते हुए उस कैमरे को तोड़ देता है। और ये सीन में हम ये देखते हैं कि हाइगन की बैग में काफी सारे फोन्स होते हैं, जिनमें से एक फोन बजता है और उसके अंदर से ये आवाज आती है, अब तो हम बात कर सकते हैं ना हाइगन। और ये सुनने के बाद हाइगन काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद हाइगन उस बंदे से उसका नाम पता करता है, लेकिन वो बंदा अपना नाम बताने से मना कर देता है और ये कहता है, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता और मैं ये जानता हूँ कि तुम ओजा सिटी की तरफ जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन हाइगन ये समझ जाता है कि सामने वाला बंदा उससे आवाज बदलकर बात कर रहा है। जिसके बाद हाइगन ये कहता है, जो बंदा अपनी असली आवाज में बात नहीं कर सकता तो मैं उसके ऊपर बिलीव कैसे करूँ। जिसके बाद वो बंदा हाइगन से कुछ ऐसा कहता है, जिसके बाद हाइगन काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये सोचता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है। जिसके बाद ये बंदा हाइगन को एक लोकेशन भेजता है और उसे वहाँ पर आने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है और इसके बाद हमें बताया जाता है कि किसी अनजान बंदे ने माइक की बेटी को कार से उड़ा दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी और माइक की FBI एजेंट होते हुए भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाता, जिसके बाद उसकी वाइफ भी उसको छोड़कर चली जाती है और माइक ये सारी बातें सोच रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर हाइगन आ
जाता है जो कि माइक को उस अननोन कॉल के बारे में सारा कुछ बताता है, जिसके बाद माइक ये कहता है तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि वो दूसरा बंदा तुम्हारी तरह ही एक निकाला हुआ निंजा है। जिस पर हाइडेन ही कहता है इसने जो निंजा पोएम बताई थी वो सिर्फ पुराने निंजाओं को ही पता है। और इसके बाद एमा इस बात को कंफर्म करती है कि ओजो सिटी की सिक्योरिटी सच में काफी ज्यादा टाइट है और इसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। जिसके बाद माइक ये पूछता है अगर ये सब एक जाल हुआ तो हम सब क्या करेंगे। जिस पर हाइडेन ही कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं उन सभी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि डार्क वेब पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ओजा कंपनी की छोटी छोटी बातों पर नजर रखते हैं। इसके बाद एमा ये कहती है इन लोगों का मानना है कि ओजा कंपनी पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती है, जिसके लिए वो अलग अलग तरह के हथियार भी बना रहे हैं। जिसके बाद एमा को डार्क वेब के एडमिन का पता लग जाता है और माइक वहाँ पर अकेले जाने की बात करता है, लेकिन एमा उसको रोक देती है और ये कहती है हम लोग ओजा कंपनी के डर्टी सीक्रेट्स का पता लगाने वाले हैं और ये इन्फॉर्मेशन 1000 रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की है, तो मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद हाइगन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी माइक उसको रोककर ही पूछता है क्या तुम्हारी वाइफ ये बात जानती थी कि तुम एक निंजा हो। जिस पर हाइगन ही कहता है कि मेरी वाइफ भी एक निंजा थी। और ये बोलने के बाद हाइगन वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ओजा कंपनी का सीईओ यामाजी और काफी सारे लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सीईओ ये कहता है कि हमने जिस बंदे को हाइगन को मारने के लिए भेजा था वो बंदा पूरी की पूरी एक आर्मी के बराबर था, लेकिन हाइगन ने उसे चुटकियों में मसल दिया। जिसके बाद ये सारे हाइगन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं और ये निंजा कुछ बोलता है, लेकिन तभी यामाजी दूर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसके गले को दबा देता है और इसको चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद यामाजी ये कहता है कि हमें हाइगन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें उसकी निंजा टेक्निक को समझकर उससे लड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके बाद यामाजी माइक के बारे में ये कहते हैं कि वैसे तो हमें इस बंदे से खतरा नहीं है, लेकिन जब भी हमें इस बंदे से दिक्कत होगी तो हम इसे टपका देंगे। लेकिन इन बंदों की सारी बातें एक क्रोस सुन रहा होता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ओजा कंपनी का सीईओ अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रहा होता है और उससे कहता है क्या सच में ये निंजा इतना ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो ये कहती है कि क्या तुम उससे डर रहे हो। जिस पर ये बंदा कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि उसी की तरह एक खतरनाक रोबोट बना सकूं। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है जहाँ पर हम यामाजी को देखते हैं और जाय यामाजी से हाइडेन को मारने की परमिशन मांगता है, लेकिन यामाजी उसको मना कर देता है। और इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 निंजास काफी सारे बंदों को मारकर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेते हैं। और इसके बाद हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पर जाय, मारी और हाइगन तीनों ही एक शिनोबी बनने की शपथ ले रहे होते हैं। जिसके बाद इन तीनों को अलग अलग निंजा टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जिसको इन्हें अपने पास ही रखना है और किसी के सामने रिवील नहीं करना होता। और ये तीनों ही अपने क्लैन के सबसे खतरनाक निंजा होते हैं और इन तीनों में से ही आगे चलकर किसी एक को क्लैन को लीड करना होता है। और जब ये तीनों शपथ ले रहे होते हैं तो इस जगह पर हम यामाजी को भी देखते हैं। और इस सारे सेरेमनी खत्म हो जाने के बाद ये तीनों एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर हाइगन मजाक करते हुए जाय से कहता है तुम अपनी सीक्रेट टेक्निक जल्दी रिवील मत कर देना। जिस पर जाय ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, हो सकता है कि फ्यूचर में हम तीनों को एक साथ लड़ना पड़े। और इसके बाद ये तीनों एक प्रॉमिस करते हैं और इस ड्रिंक को एक साथ पी लेते हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हाइगन मारी को लेकर एक मिशन पर जाता है, जहाँ पर मारी को गोली लग जाती है। तो मारी को बचाने के लिए हाइगन इस मिशन को बीच में ही रोक देता है और खिड़की को तोड़कर सीधा बाहर पानी में कूद जाता है। जिसके बाद हाइगन उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने लगता है। जिसके बाद वो मारी की काफी ज्यादा देखभाल करने लगता है, लेकिन मारी उसे उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए कहती है, लेकिन हाइगन उसे मना कर देता है। जिसके बाद मारी एक चाकू निकालती है और ये कहती है कि मैं अपने आप को मार लूंगी, लेकिन तभी अचानक हाइगन उसको रोक लेता है। जिस पर मारी ही कहती है कि ऐसे तो हमारा मिशन खराब हो जाएगा और हमारे कोड के हिसाब से हमें एक दूसरे के साथ लगाव नहीं रखना चाहिए और हमारे लिए हमारा मिशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर हाइडन ही कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तब से ही अपना कोड भूल चुका हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कहने के बाद ये दोनों आपस में चिपकने लगते हैं।